सोज़े गम ही से मेरी आंख में आंसू आए, सोचता हूं कि इसे आग कहूं या पानी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो आंसू अक्सर कमजोरी की निशानी समझे जाते हैं, लेकिन कभी कभी समझ का ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है। किसान आंदोलन का सामना कर रही सरकार को भी अपना एक ऐसा ही दांव उल्टा पड़ गया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो माहौल बिगाड़ा या जानबूझकर बिगाड़ा गया, तो सरकार को लगा कि अब किसान बैकफुट पर आ जाएंगे। सरकार समर्थित पत्रकार भी किसानों को नसीहतें देने लगे, उन्हें समझाने लगे कि जो मिल रहा है वो ले लो, वरना खाली हाथ जाओगे। मानो किसान किसी आंदोलन के लिए नहीं बल्कि सौदेबाजी के लिए 2 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन किसान तो किसान ठहरे, वे अपनी जमीन बचाने निकले हैं, इसीलिए संशोधन के लॉलीपॉप को उन्होंने ठुकरा दिया। सरकार ने पुलिस का डर दिखाया तो किसानों ने ऐलान कर दिया कि मर जाएंगे लेकिन लौटेंगे नहीं। राकेश टिकैत ने तो आंदोलन जारी रखने की जो भावुक अपील की, उसके बाद तो उन्हें समर्थन देने के लिए सैकड़ों लोग आगे आ गए। राकेश टिकैत की आंखों से बहे आंसुओं ने सरकार के दांव को पलट कर रख दिया। यह तय है कि किसान आंदोलन आसानी से अब खत्म नहीं होगा। आसानी तभी होगी जब सरकार कृषि कानून वापस ले ले, और फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले की गई सर्वदलीय बैठक में यह इशारा जरूर दे दिया है कि सरकार अब भी बातचीत के लिए तैयार है। ऐसा कहना शायद जरूरी भी था और उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि अभी मोदी सरकार के सामने अब तक की सबसे कठिन परिस्थितियों में बजट पेश करने की चुनौती है। कहां $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के ख्वाब थे और कहां खाली राजकोष भरने में कठिनाई इस समय हो रही है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे उस किसान आंदोलन की जिसमें आंसुओं ने नई धार पैदा कर दी है, और देखेंगे कि पहले से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को क्या बजट के सहारे संभाल पाएगी सरकार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राकेश टिकैत की वो घोषणा जिसने आंदोलन को नए सिरे से जिंदा कर दिया। राकेश टिकैत न गांव जाएगा, न धरना खाली करेगा, न धरना स्थल खाली होगा। सरकार से बात होगी, कानून पे बात होगी। टिकैत जी, आप भावुक हो गए, ऐसा क्यों? आप भावुक करता नहीं, मेरे किसानों को मारने की कोशिश जी यहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चलाओगे, एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। अब तक किसान आंदोलन के कई बड़े चेहरों में से एक राकेश टिकैत ने जब किसानों की मांगें पूरी करने के लिए जान तक दे देने का ऐलान किया, बस तभी मध्यम पड़ रहे किसान आंदोलन में नई जान पड़ गई। दिल्ली में पुलिस को आगे करके पहले मोदी सरकार ने कोशिश की थी कि किसानों को आंदोलन करने से रोक सकें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। अलबत्ता 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और इसका ठीकरा किसानों पर फोड़कर आंदोलन को नए तरीके से बदनाम करने की एक और कोशिश की गई, तो उधर यूपी की आदित्यनाथ योगी सरकार ने भी गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने का फरमान जारी कर दिया। भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। आंदोलन के हिंसक हो जाने की बदनामी से आहत किसान योगी सरकार के फरमान से कुछ और टूट गए। सरकार को लगा कि एक धक्का और वाली रणनीति पर चलकर वो इस आंदोलन को तोड़ देगी, लेकिन इस बार मोदी और योगी सरकार का पाला महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत से पड़ा था, जो अब तक कानून वापसी की मांग करते हुए शांति से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने आर पार वाले अंदाज में सरकार को चुनौती दे दी। उन्होंने एक और घोषणा की कि मेरे गांव के लोग जब तक मुझे पानी नहीं देंगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। उनकी ये भावुक अपील किसानों को फिर से एकजुट करने में कामयाब हो गई। टिकैत के समर्थन में हजारों लोग खड़े हो गए और भारतीय किसान यूनियन का हौसला बढ़ा। उसने गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के किसानों को वहां पहुंचने और बाकी किसानों को अपने अपने इलाकों में टेंट गाड़ देने का निर्देश जारी कर दिया। किसान आंदोलन में साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से रातों रात सैकड़ों ट्रैक्टर गाजीपुर पहुंच गए और आखिरकार योगी सरकार को गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने का इरादा छोड़ना पड़ा। तो केवल किसान ही नहीं बल्कि राजनेताओं का समर्थन भी टिकैत को मिलने लगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत से बात की और आंदोलन को समर्थन देने का भरोसा दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें इस पक्ष या उस पक्ष में होने की बात कही। उन्होंने लोकतंत्र का साथ देते हुए किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े होने का ऐलान किया। राष्ट्रीय लोकदल ने खुले तौर पर राकेश टिकैत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा समाजवादी किसान समिति का गठन कर दिया है, जो
यह देखेगी कि किसानों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। बेशक अखिलेश यादव ने यह कदम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उठाया है, लेकिन इससे किसानों के हौसले और मजबूत हुए हैं। हालांकि सरकार के तेवर अब भी नहीं बदले हैं, उसकी सुई अपने दिए प्रस्तावों पर अब भी अटकी हुई है। इस बीच अन्ना हजारे ने 30 जनवरी को नए कृषि कानूनों के खिलाफ आमरण अनशन का बिगुल बजाया था, जो बहुत जल्दी खामोश भी हो गया। यूपीए सरकार की नींव हिलाने में अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन का बड़ा हाथ रहा है। उस वक्त देश में यही माहौल बना कि यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है और एक बार लोकपाल बिल आ गया तो देश की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अन्ना हजारे को देश का दूसरा गांधी बना दिया गया और उनके आंदोलन के कई साथी जैसे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, वीके सिंह सत्ता सुख प्राप्त करने में कामयाब रहे। यूपीए सरकार को सत्ता से हटाकर भाजपा की सरकार केंद्र में आ गई और अन्ना अपने गांव रालेगण सिद्धि पहुंच गए। वहां पहुंचकर भी जब कभी अन्ना हजारे को गांधी की याद आ जाती तो वो किन्हीं मुद्दों को लेकर उपवास पर बैठ जाते, लेकिन भाजपा किसी न किसी तरह उनके उपवास को खत्म करवा लेती। दरअसल असली गांधी तो किसी कीमत पर अपने सिद्धांतों से नहीं हटते थे, लेकिन गांधी टोपी पहनकर कोई गांधी तो नहीं हो सकता। अन्ना हजारे पर भी यही बात लागू होती है। नए कृषि कानून पर वे मोदी सरकार के खिलाफ मुंहजुबानी काफी खर्च कर रहे थे, लेकिन उनका विरोध शब्दों तक ही सीमित रहा। कुछ दिन पहले उन्होंने गांधी पुण्यतिथि पर फिर से अनशन करने का ऐलान किया था। अगर अन्ना हजारे वाकई अनशन पर बैठ जाते तो शायद यूपीए सरकार की तरह मोदी सरकार के लिए भी मुसीबत हो जाती, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलकर उन्होंने अनशन का फैसला रद्द कर दिया और कहा कि केंद्र सरकार उनकी कुछ मांगों पर सहमत हो गई है। तो कमाल का खेल खेला अन्ना हजारे ने। एक ओर किसानों के हमदर्द बने रहे और दूसरी ओर मोदी सरकार के भी हो लिए। ऐसा ही खेल तो लोकपाल के लिए खड़े किए गए आंदोलन में भी खेला गया था, जिसने भाजपा को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि देश की तकलीफें वहीं की वहीं रही, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है। खैर, देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा करके अन्ना हजारे तो अलग हो गए, लेकिन उस तूफान का असर देश में अब भी खुलकर नजर आ रहा है। वैसे गौर कीजिए, एक ओर अन्ना हजारे ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी कुछ मांगों पर सहमत हो गई है, तो दूसरी ओर मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। क्या अन्ना हजारे को किसानों ने अपना नेता बनाया है जो उनकी मांगों पर सरकार की सहमति या असहमति से कोई फर्क पड़ेगा? और सवाल यह भी है कि क्या किसान कोई सौदेबाजी के लिए 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार उन्हें 5% ज्यादा या एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर दे रही है? सरकार कृषि कानून रद्द करने पर सीधे सीधे अपना जवाब नहीं देती और दिल्ली में बिगड़े हालात के लिए किसानों पर दोष मढ़ती है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को कश्मीर जैसे हालात से रूबरू होना पड़ेगा, ये कमाल भी मोदी सरकार के शासन में ही मुमकिन हो गया है। 26 जनवरी को बिगड़े हालात के बाद दिल्ली में कुछ वक्त के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इससे आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि पहले से तेज होने के आसार पैदा हुए, तो फिर इंटरनेट बैन का सहारा सरकार ने लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर एवं उससे आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये बैन 29 जनवरी रात 11 बजे से 31 जनवरी रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। सरकार शायद सोचती है कि सूचना के इस तेज माध्यम पर रोक लगेगी तो आंदोलन पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि जब अंग्रेजी राज के खिलाफ देश में तरह तरह के आंदोलन खड़े हुए थे, तब इंटरनेट नहीं था, लेकिन अन्याय के खिलाफ लोगों को खड़े होने से कोई रोक नहीं सका था। बेशक दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो माहौल खराब हुआ, वो कतई नहीं होना चाहिए था। खुद किसान आंदोलन के नेताओं ने इसकी निंदा की और 30 जनवरी को सद्भावना के लिए उपवास भी रखा। इसके साथ 1 फरवरी को संसद मार्च भी रद्द कर दिया। लेकिन देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर सरकार स्थिति नहीं संभाल पाई, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं बनती है? सरकार के खुफिया विभाग, सुरक्षा का अमला, प्रशासनिक व्यवस्था सब इतने कमजोर कैसे निकले कि कुछ लोग लाल किले तक पहुंच गए और वहां झंडा फहरा दिया। इस हंगामे में पुलिस वाले भी घायल हुए, जिनसे मिलने गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल पहुंचे। लेकिन क्या इससे पुलिस का मनोबल बढ़ेगा? क्यों पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद नहीं थी कि किसानों की ट्रैक्टर रैली तय रूट पर निकलती और किसी को उत्पात मचाने का मौका नहीं मिलता?
तो 26 जनवरी के दिन बिगड़े हालात पर किसानों पर उंगली उठाने का मौका सरकार को और उसकी गोदी में बैठे मीडिया को मिल गया है। लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि जब एक उंगली वे किसान पर उठा रहे हैं तो बाकी की 3 उंगलियां उनकी ही ओर उठ रही हैं। हंगामे की आड़ में किसानों की असल समस्या से मुंह मोड़ने का सरकार का दांव फेल हो चुका है और अब बजट सत्र सामने है जिसमें सरकार को विपक्ष का सामना करना ही पड़ेगा। वैसे सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कृषि संबंधित कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। दरअसल इससे पहले 20 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। इसीलिए सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र में हंगामा ना हो। वैसे सरकार की कोशिश तो यह भी है कि बजट को सदी का सबसे खास बजट बनाए, लेकिन क्या इतना आसान है ये? 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा केंद्रीय बजट पेश होगा। इस बार बजट अभूतपूर्व परिस्थितियों में पेश होगा। भारत आधिकारिक तौर पर मंदी के दौर से गुजर रहा है। बीते 1 साल में महामारी और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। प्रवासी मजदूर लाचारी से अपने घरों में बैठे हैं। राजकोष खाली है। बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। चीन के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है और इस वजह से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसका असर भारतीय कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। इन सब के बीच देश के हजारों किसान 2 महीने से अधिक वक्त से राजधानी दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। यानी हर ओर से इनमें तकलीफें ही तकलीफें हैं और इनमें न जुमलेबाजी काम आने वाली है और न ही हवाई दावे। बीते 1 साल में जीडीपी ऋणात्मक हो चुकी है और जानकारों का मानना है कि वित्त वर्ष 2020-21 का अंत अर्थव्यवस्था के 7.7% तक सिकुड़ने के साथ पूरा होगा। हालांकि अनलॉक के बाद देश के कारोबार ने थोड़ी गति पकड़ी और विकास दर के वित्त वर्ष 21-22 में 11 तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद हकीकत में तभी बदलेगी जब सरकार बजट में खर्च का ठीक ठाक प्रावधान रखे। सरकार बजट में अगर बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करती है तो इससे मांग को बढ़ावा मिलेगा। यूं तो लॉकडाउन के वक्त भी सरकार ने 20 लाख करोड़ के भारी भरकम राहत पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए जो घोषणाएं सरकार ने की थी वे नाकाफी साबित हुई। अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर लगातार जोर दिया था कि गरीब की जेब में जब तक नकदी सरकार नहीं पहुंचाएगी तब तक देश की आर्थिक हालत नहीं सुधरेगी। लेकिन सरकार ने ऐसी नसीहतों को अनसुना करते हुए मध्य प्रदेश उपचुनाव और बिहार चुनाव को केंद्र में रखकर ही फैसले लिए। आम जनता अब भी बजट से काफी उम्मीदें लगा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दावा किया है कि इस बार का बजट सदी का सबसे बेहतर बजट होगा। लेकिन ये कैसे होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो विकास की नई गति देना, रोजगार के नए अवसर बनाना और इन सब से बढ़कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को रफ्तार देना, यही सब सरकार की प्राथमिकताएं हैं। इस तरह की बातों से ऐसा लगता है कि मानो बीते समय के संकट एक बजट से दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद बांधते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि बजट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाते ही सब कुछ ठीक कर देगी। सरकार ने पिछले बजट को लाल पोथी में पेश किया था। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की बात कही थी। तब कोरोना नहीं था, लेकिन फिर भी देश में ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी कि विकास सब ओर हो रहा है, सब तरफ हो रहा है। तब भी कुछ उद्योगपतियों की दौलत ही बढ़ी थी और अब कोरोना काल में भी जब गरीब और गरीब हो चुका है, तब चंद उद्योगपतियों की दौलत में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने आपदा को सही मायनों में अवसर में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है और इसमें सरकार की नीतियों का भरपूर सहयोग मिला है। नए कृषि कानून लाकर सरकार एक बार फिर उद्योगपतियों का ही सहयोग कर रही है, जबकि किसानों के साथ साथ इसमें आम आदमी का अस्तित्व भी दांव पर लग जाएगा। हम अपना पेट भरने के लिए उद्योगपतियों के मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए याद रखना चाहिए कि किसान केवल अपनी नहीं बल्कि आम जनता की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, शायर मुइन अहसन जज्बी ने ठीक ही फरमाया है कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।